अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स फॉर यू में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बुक कीपिंग के मुताल्लिक कुछ मालूमात शेयर करना चाहेंगे कि बुक कीपिंग क्या है और इसका पस मंज़र क्या है। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इंसानी तारीख के इब्तदाई दिनों में जब कारोबारी सरगर्मियों ने इतनी तरक्की नहीं की थी और कारोबार का दायरेकार महदूद था, उस ज़माने में कारोबारी लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए कोई महसूस तरीक़ाकार नहीं था। चूँकि कारोबार महदूद पैमाने पर था और कारोबार का बुनियादी मकसद ज़रूरियात ज़िंदगी के अशिया का आपस में तबादले का था, इसलिए हर इंसान अपनी आदर्श पर इन्हिसार करता था और अपने लेन देन का रिकॉर्ड खुद याद करता था। तो जो कारोबार का दायरेकार वसी होता गया और कारोबारी और तजारती सरगर्मियों में डेवलपमेंट होता रहा, तो इन कारोबारी सरगर्मियों का रिकॉर्ड एक फ़न बनता रहा। ये वो दौर था जब कारोबारी लेन देन को मौजूद तरीके से रिकॉर्ड करने की ज़रूरत महसूस की गई। बहरहाल कारोबार में लेन देन का रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग की इस्तेलाह वजूद में आई। अकाउंटिंग के इर्तिका के बारे में माहिरीन का ख्याल है कि अकाउंटिंग को आज से 7000 पहले एशिया की कदीम रियासत मेसोपोटामिया, जिसे आज के दौर में इराक कहते हैं, के ज़माने में तरक्की मिली। उस दौर में इराक के कदीम शहर बाबिलोन और मिस्र के बाशिंदों से मुतल्लिक ऐसे आसार मिले हैं जो तहरीर, अकाउंटिंग और इब्तिदाई ऑडिटिंग के डेवलपमेंट से है, यानी उस दौर में इन फ़नून को तरक्की मिली। कदीम रोमन सल्तनत में उस वक़्त के हुकूमत को तफसीली माली मालूमात तक रसाई हासिल थी। उस दौर के लोग फसलों और जानवरों की रेवड़ की ग्रोथ के लिए अकाउंटिंग की कदीम तरीकों पर इन्हिसार करते थे। चूँकि उस ज़माने में लोग खेती बाड़ी और फार्मिंग के पेशे से मुंसलिक थे, तो जब वो नए फसल उगाते थे तो उनके लिए यह आसान था कि अकाउंटिंग के तरीक़ाकार के ज़रिए सरप्लस और डेफिसिट का अंदाज़ा कि उन्होंने कितना मुनाफा कमाया है या कितना नुकसान बर्दाश्त किया है। बहरहाल दोस्तों, अकाउंटिंग के ज़ुबान में लेन देन को पहली मरतबा दर्ज करने के अमल को एंट्री कहते हैं। चूँकि कारोबार में लेन देन रोज़ाना की बुनियाद पर होती है, सो इन लेन देन का रिकॉर्ड एक मखसूस किताब में होता है। सो रोज़ाना की इस लेन देन की किताब में अंदराज के अमल को बुक कीपिंग कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम बुक कीपिंग की तारीख के बारे में कुछ जानेंगे कि इसकी तारीख और पस मंज़र क्या है। तो बुक कीपिंग की तारीख के बारे में माहिरीन का ख्याल है कि कारोबारी लेन देन के अंदराज का अमल उस ज़माने से चलता आ रहा है जब से इंसान ने बड़े बड़े शहरों में बसना शुरू किया। इस बारे में आसार कदीमा की माहिरीन ने 2600 कबल मसीह पुराने कुछ आलात दरियाफ्त किए हैं, जिससे साबित होता है कि इंसान के कारोबारी सरगर्मियों का मुनज़्ज़म रिकॉर्ड इतना ही पुराना है जितना इंसान की तमद्दनी तारीख। माहिरीन का कहना है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदराज के लिए नवाबादियाती अमेरिका में वेस्ट बुक का इस्तेमाल होता था, जिससे रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाले ट्रांजैक्शंस की आमदनी और अखराजात का हवाला मिलता है। ये रिकॉर्ड्स तरीवार तरतीब में थे, जिसे इंग्लिश में क्रोनोलॉजिकल आर्डर्स कहते हैं, और ये रिकॉर्ड सिर्फ आर्ज इस्तेमाल के लिए थे। इसके बाद ये रिकॉर्ड्स डे बुक या लेजर अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। बहरहाल बुक कीपिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदराज का अमल है। बुक कीपिंग फंक्शंस यानी किताबी रिकॉर्ड्स रखने वाले को बुक कीपर कहते हैं। बुक कीपर आमतौर पर रोजाना की बुनियाद पर होने वाले ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्ड्स का अंदराज डे बुक में करते हैं। अकाउंटिंग की जुबान में डे बुक को जनरल लेजर भी कहते हैं। जनरल लेजर में बुक कीपर के जरिए दर्ज होने वाले ये ट्रांजैक्शन सेल, परचेज और रिसीट या पेमेंट वगैरह पर मुश्तमिल होते हैं। बुक कीपर लेजर में जो रिकॉर्ड करता है, इसकी बुनियाद पर अकाउंटेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, जैसा कि इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट वगैरह। बुक कीपिंग या एंट्री पास करने के दो तरीके हैं, एक है सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा है डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम एक पुराना सिस्टम है। इस सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए किसी मखसूस महारत की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह एक आसान और सादा सिस्टम है। इस सिस्टम के लिए कोई मखसूस तरीकाकार और रूल्स अप्लाई नहीं होते। इस सिस्टम को छोटे पैमाने पर कारोबार करने वाले बिजनेसमैन फॉलो करते हैं, क्योंकि ये इनके मखसूस और महदूद मकासद को पूरा करते हैं। इस सिस्टम में लेन देन का मुकम्मल रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया जाता, बल्कि इसमें जरूरत के मुताबिक रिकॉर्ड्स का अंदराज किया जाता है, मसलन कैश बुक, पर्सनल लेजर वगैरह। इस सिस्टम की बुनियाद पर कारोबारी सरगर्मियों से काबिल इन्हिसार नताइज हासिल नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये न मुकम्मल रिकॉर्ड होता है। इसलिए ये ऑडिटर्स, टैक्स वसूल करने वाले और दीगर सरकारी इदारों के लिए काबिल कबूल नहीं होता। इस सिस्टम में आमदनी और अखराजात का कैलकुलेशन एक मखसूस पीरियड में कारोबारी एहसासात और कर्जात की बुनियाद पर होता है। मुख्तसरन ये कि सिंगल एंट्री सिस्टम से हम किसी कारोबार के माली पोजीशन का अंदाजा नहीं लगा सकते। बुक कीपिंग में दूसरे नंबर पर है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम एंट्रीज के रिकॉर्ड का एक साइंटिफिक अमल है जो सारी दुनिया में बगैर किसी तनाज़े के फॉलो किया जाता है। 1494 में इटली के एक ताजिर लोकोस पेस्कोली ने एक किताब लिखा जिसका नाम डी कंप्यूटिस ऑफ स्क्रिप्ट्स है। इस किताब से न सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम वजूद में आया, बल्कि आज के काउंटिंग में और भी बहुत से तरीके इस किताब की मरहून मिन्नत है। डबल एंट्री सिस्टम में ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स जाहिर किए जाते हैं, जिसे टू फोल्ड एस्पेक्ट्स कहते हैं, यानी दो तरफा या दो पहलू। मिसाल के तौर पर जब हम 1000 रुपए का फर्नीचर
फर्नीचर खरीदते हैं तो इसके लिए डबल एंट्री सिस्टम के मुताबिक एंट्री इस तरह पास करेंगे कि फर्नीचर को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे, यानी कि फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट। इस एंट्री में चूंकि हमारे पास फर्नीचर आया या इसमें इंक्रीज आया सो इसलिए हमने इसको डेबिट किया, और इसके बदले में चूंकि हमसे कैश चला गया यानी इसमें डिक्रीज आया इसलिए हमने कैश को क्रेडिट किया। इसका मतलब यह है कि डबल एंट्री सिस्टम में हर डेबिट का एक क्रेडिट पहलू जरूर होता है। दोस्तों अब हम डबल एंट्री सिस्टम के खसूसियात जानेंगे कि इसके खसूसियात क्या है। तो नंबर 1, टू फोल्ड एस्पेक्ट। डबल एंट्री सिस्टम में जो चीज़ हम हासिल करते हैं या इसमें इंक्रीज आता है तो इसको डेबिट किया जाता है, और जो चीज़ हम किसी को दे देते हैं या जिसमें कमी आती है इसको क्रेडिट किया जाता है। नंबर 2, हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ ट्राई बैलेंस। डबल एंट्री सिस्टम के जरिए रिकॉर्ड की पड़ताल के लिए ट्राई बैलेंस बनाया जाता है जो कि सिंगल एंट्री सिस्टम में मुमकिन नहीं है। नंबर 3, हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कारोबार की नेट रिजल्ट यानी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मालूम करने के लिए डबल एंट्री सिस्टम के जरिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। नंबर 4, प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। डबल एंट्री सिस्टम कारोबार के एहसासों और वाजिबात यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ और बैलेंस शीट से मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात फराहम करती है। नंबर 5, डिस्करेज फ्रॉड्स एंड मिसअप्रोप्रिएशन। चूंकि डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन के दो वाज़ेह पहलू होते हैं, जिस चीज़ में इंक्रीज आता है इसको बी रिकॉर्ड किया जाता है और जिस चीज़ में डिक्रीज आता है इसको बी, सो इस तरह धोखा और खयानत के चांसेस कम होते हैं। तो दोस्तों ये तो हुए डबल एंट्री सिस्टम की खसूसियात। अब हम डबल एंट्री सिस्टम का सिंगल एंट्री सिस्टम पर फौकियत जानेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम का सिंगल एंट्री सिस्टम पर फौकियत क्या है। तो डबल एंट्री सिस्टम एक बेहतरीन सिस्टम है बनिस्बत सिंगल एंट्री सिस्टम के, जिसका अंदाजा इन एडवांटेज से लगाया जा सकता है। नंबर 1, टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। सिंगल एंट्री सिस्टम में किसी ट्रांजैक्शन के दोनों पहलुओं को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इसलिए अकाउंटिंग की किताबों में सिंगल एंट्रीज के हिसाबी जांच पड़ताल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा डबल एंट्री सिस्टम में ऐसा मुमकिन है। नंबर 2, प्रिपरेशन ऑफ ट्राई बैलेंस। डबल एंट्री सिस्टम में चूंकि ट्रांजैक्शन के दोनों पहलू का रिकॉर्ड होता है, इसलिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की एक्यूरेसी चेक करने के लिए इसे ट्राई बैलेंस बनाया जा सकता है जो कि सिंगल एंट्री सिस्टम में मुमकिन नहीं है। नंबर 3, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रेडर्स के लिए यह मुमकिन नहीं कि वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जा सकता है, जिससे प्रोप्राइटर यह अंदाजा लगा सकता है कि इसने अपने कारोबार में कितना मुनाफा कमाया है या कितना नुकसान उठाया है। नंबर 3, बैलेंस शीट। सिंगल एंट्री सिस्टम में चूंकि रियल अकाउंट नहीं बनाया जाता, इसलिए इससे बैलेंस शीट तैयार नहीं किया जा सकता, जबकि डबल एंट्री सिस्टम में चूंकि रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट का चूंकि कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, इसलिए इसकी रोशनी में बैलेंस शीट तैयार किया जा सकता है। नंबर 5, फ्रॉड एंड एरर्स। सिंगल एंट्री सिस्टम में चूंकि हर ट्रांजैक्शन का मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इसलिए धोखाधड़ी और गलतियों की तस्हीह मुमकिन नहीं होती। इसके अलावा डबल एंट्री सिस्टम में चूंकि ट्रांजैक्शन का मुकम्मल रिकॉर्ड होता है, इसलिए धोखाधड़ी और गलतियों की तस्हीह मुमकिन और आसान होती है। नंबर 6, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। डबल एंट्री सिस्टम में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से इख्तियार किया जा सकता है, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इख्तियार नहीं किया जा सकता। और ये बात अहमियत का हामिल है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अगर मौजूदगी में अकाउंटिंग रिकॉर्ड इंटरनेशनल बॉडीज़ के लिए काबिल कबूल नहीं होता और इन रिकॉर्ड्स का आलमी मुआवजा नहीं किया जा सकता। नंबर 7, कैलकुलेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज़। सिंगल एंट्री सिस्टम की सूरत में अकाउंटिंग रेशियोज़ की कैलकुलेशन और गिनती के लिए मौजूद रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं होता, जबकि डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग रेशियोज़ के कैलकुलेशन और गिनती के लिए मौजूद रिकॉर्ड दस्तयाब होता है। ये रेशियोज़ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की तज्जिया और वजाहत के लिए बहुत मुफीद होते हैं। ये रेशियोज़ मैनेजमेंट और ओनर्स के लिए भी अहम होते हैं, क्योंकि वो इसकी रोशनी में मुस्तकबिल के लिए फैसला साजी करते हैं। इनके लिए ये रेशियोज़ मुस्तकबिल में कारोबार की तरक्की के लिए भी अहम होते हैं। नंबर 8, कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग। डबल एंट्री सिस्टम की सूरत में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को एडाप्ट किया जा सकता है, जिसके जरिए से मुख्तलिफ किस्म की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मुहैया की जाती है। आज के इस जदीद दौर में दीगर फील्ड्स की तरह अकाउंटिंग भी कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के जरिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स तक तेज़ और आसान रसाई के हसूल मुमकिन है। तो दोस्तों ये तो हुआ डबल एंट्री सिस्टम का सिंगल एंट्री सिस्टम पर फौकियत। अब हम एक एग्जाम्पल के जरिए इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो जानेंगे। तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि इन ABC कंपनी द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑकर ड्यूरिंग द मंथ जून 2021। इसका मतलब ये है कि ABC एक कंपनी का नाम है और इसमें जून 2021 के महीने में जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वो ये है।
जून 1 पर जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹20,000। जून 2 पर जो ट्रांजैक्शन आकर हुआ है वो है परचेज गुड्स ऑन कैश ₹15,000। इसी तरह जून 3 पर जो ट्रांजैक्शन आकर हुआ है वो है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹1,000। और इसी तरह 4 जून पर जो ट्रांजैक्शन आकर हुआ है वो है सोल्ड गुड्स ऑन कैश ₹12,000। और 5 जून पर जो ट्रांजैक्शन आकर हुआ है वो है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹13,500। तो इसके लिए हम टेबल बनाएंगे और टेबल से पहले हम जो हेडिंग्स देंगे वो है 3 कॉलम सिंगल एंट्री रिकॉर्ड। इसके बाद हम कंपनी का नाम लिखेंगे जो कि ABC है और इसके बाद हम डेट लिखेंगे एज ऑन जून 2021, यानी कि जून के महीने में 2021 साल के जून के महीने में ये ट्रांजैक्शन आकर हुआ है। तो इसके लिए जो हम टेबल बनाएंगे उसके अंदर 3 कॉलम हम बनाएंगे, पहला डेट का कॉलम, दूसरा ट्रांजैक्शन और तीसरा अमाउंट। डेट के कॉलम के अंदर तो हम वो डेट पुट करेंगे जिस डेट की पर वो ट्रांजैक्शन आकर हुआ होगा और ट्रांजैक्शन के अंदर हम ट्रांजैक्शन को मुख्तसरन लिखेंगे कि ट्रांजैक्शन किस तरह कर हुआ है। और यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि ट्रांजैक्शन के कॉलम को आप डिस्क्रिप्शन का कॉलम भी दे सकते हैं। और तीसरा कॉलम जो आप बनाएंगे वो अमाउंट के लिए, यानी कि ट्रांजैक्शन में जो अमाउंट यूज हुआ है वो अमाउंट के अंदर आप लिखेंगे। तो पहला जो ट्रांजैक्शन है कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹20,000, यानी कि हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया है 20,000 से, तो इसको इस तरह रिकॉर्ड करेंगे थ्रू सिंगल एंट्री सिस्टम के डेट के अंदर हमने जून 1 लिखना है, जून 1 2021। और ट्रांजैक्शन या डिस्क्रिप्शन के कॉलम के अंदर जो हमने लिखना है वो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कि मुख्तसरन लिखना है। और अमाउंट के अंदर हमने फिर अमाउंट लिखना है जो कि 20,000 है। इसी तरह दूसरा जो ट्रांजैक्शन आकर हुआ है कि परचेज गुड्स ऑन कैश ₹15,000, तो डेट को हमने डेट के कलम के अंदर लिखा 2 जून 2021। और इसके बाद परचेज गुड्स ऑन कैश, यानी कि हमने अशिया को जो है वो खरीद लिया है कैश बेसिस पर, और 15,000 जो अमाउंट है वो अमाउंट के कलम के अंदर हमने लिखा। इसी तरह तीसरा जो ट्रांजैक्शन है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी कि हमने 1,000 अशिया का खरीदारी की है और वो भी उधार पर, तो 3 जून 2021 हमने डेट के कलम के अंदर लिखा। और ट्रांजैक्शन या डिस्क्रिप्शन के कलम में हमने लिखा कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, और जितने अमाउंट्स का हमने परचेज किया है उस अमाउंट को हमने अमाउंट के कलम के अंदर लिखा जो कि 1,000 है। चौथा जो ट्रांजैक्शन आकर हुआ है सोल्ड गुड्स ऑन कैश ₹12,000, तो डेट तो हमने डेट के कलम के अंदर लिखना है। इसी तरह सोल्ड गुड्स ऑन कैश हमने ट्रांजैक्शन या डिस्क्रिप्शन के कलम के अंदर लिखना है और अमाउंट के अंदर जो कि 20,000 अमाउंट है वो अमाउंट के कलम के अंदर लिखना है। इसी तरह 5th ट्रांजैक्शन जो आकर हुआ है यानी कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट बेसिस पर हमने अशिया को जो है वो फरोख्त किए हैं, तो डेट को हमने डेट के कलम के अंदर लिख लिया और सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट डिस्क्रिप्शन या ट्रांजैक्शन के कलम के अंदर लिख लिया। और अमाउंट जो है 13,500 का जो अमाउंट है वो हमने अमाउंट के अंदर लिख लिया। तो ये हुआ इंटरजेक्शन का सिंगल एंट्री सिस्टम के थ्रू रिकॉर्ड। अब हम इंटरजेक्शन का डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे ताकि इनके दरमियान जो फ़र्क है वो उसको हम जान सके। तो डबल एंट्री सिस्टम के लिए जो टेबल हम बनाएंगे जिसको जनरल जर्नल कहते हैं, उसमें हम 4 कॉलम जो है वो पुट करेंगे, पहला डेट, दूसरा डिस्क्रिप्शन, तीसरा डेबिट और चौथा क्रेडिट। डेट के अंदर जो ट्रांजैक्शन जिस डेट पर आकर हुआ होता है उसको डेट के अंदर लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन में जिस चीज़ में इजाफा हुआ होता है या जिस चीज़ में कमी हुई होती है उसको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा जाता है। और डेबिट के अंदर जो अमाउंट हमारे पास आया है या जिस अमाउंट में इंक्रीज आया है डेबिट के अंदर उसको हम लिखेंगे। और क्रेडिट के अंदर जो अमाउंट जिस अमाउंट में इजाफा हुआ है या फिर हमसे चला गया है तो उसको क्रेडिट के अंदर लिखेंगे। इसके लिए स्पेशल रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जिसको हम अगले वीडियोस में जानेंगे। फिलहाल हम इस मिसाल पर फोकस करेंगे। तो डबल एंट्री सिस्टम के लिए पहले जो हेडिंग हम पहला हेडिंग देंगे वो है जनरल जर्नल, दूसरा कंपनी का नाम लिखेंगे ABC कंपनी और तीसरा डेट लिखेंगे एज ऑन जून 2021। इसके बाद हमने टेबल बनाना है। तो पहला जो ट्रांजैक्शन आकर हुआ है कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹20,000। यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि हमने 20,000 से अपना बिज़नेस जो है वो स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर कैश में भी इजाफा हुआ है और ओनर्स इक्विटी में भी इजाफा हुआ है। और अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन जब ओनर्स इक्विटी में इजाफा होगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। और कैश चूँकि एसेट है और उसमें भी इजाफा हुआ है तो इसको हम डेबिट करेंगे। तो कैश डेबिट हुआ और कैपिटल क्रेडिट हुआ। 20,000 हमने डेबिट के अंदर भी लिख लिया और क्रेडिट के अंदर भी हमने 20,000 का अमाउंट लिख लिया। इसी तरह दूसरा जो ट्रांजैक्शन हुआ है जो कि जून 2021 पर आकर हुआ है परचेज गुड्स ऑन कैश ₹15,000। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अशिया में जो है वो इंक्रीज हुआ है और कैश में डिक्रीज हुआ है क्योंकि हमने अशिया को पैसों पर खरीद लिया है। तो पैसे जो है
कैश जो है वो हमसे चला गया है और गुड्स जो है हमारे पास आया है। तो यहाँ पर हमने गुड्स या परचेजेस को डेबिट किया और कैश को चुन के हमने क्रेडिट इसलिए किया कि कैश हमसे चला गया। इसी तरह तीसरा जो ट्रांजैक्शन है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, इस ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि हमने अशिया की खरीदारी उधार के बेस पर किया है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम या जनरल जर्नल, परचेजेस हमने डेबिट किया और अकाउंट पेबल हमने क्रेडिट किया। अकाउंट पेबल का यहाँ पर मतलब ये है कि जिस शख्स से हमने ये अशिया खरीद लिए है उसको हमने पैसे देने हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन लायबिलिटी में जब इजाफा होगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो अकाउंट पेबल यहाँ पर हमने क्रेडिट किया और यहाँ पर चूंकि अशिया में इंक्रीज आया है इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया। अमाउंट डेबिट के अंदर भी हमने 1000 लिखा और क्रेडिट के अंदर भी हमने 1000 लिखा। चौथा जो ट्रांजेक्शन आकर हुआ है सोल्ड गुड्स ऑन कैश ₹12,000। इसका मतलब ये है कि हमने अशिया को जो है 12,000 के अशिया को हमने कैश पर जो है फरोख्त किया है। तो हम जब अशिया फ़रोख्त करेंगे तो कैश हमारे पास आएगा, क्योंकि जिस आदमी को हमने अशिया फ़रोख्त करने हैं वो को हमें कैश देगा उसके बदले में, तो कैश में इजाफा होगा। इसलिए हमने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम या जनरल जर्नल कैश को डेबिट किया चूँकि कैश में इंक्रीज़ आया और कैश एसेट है। और सेल को हमने इसलिए क्रेडिट किया कि यहाँ पर जो हमने सेल किया है या वो कैश बेसिस पे किया है, तो यहाँ पर हमने सेल क्रेडिट किया। 12,000 क्रेडिट के अंदर लिखा और इसी तरह डेबिट के कलम के अंदर भी 12,000 का अमाउंट लिखा। पांचवा जो ट्रांजैक्शन आकर हुआ है कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹13,500, यानी कि यहाँ पर जिस शख्स को हमने अशिया फ़रोख्त किए हैं उसको हमने पैसे देने हैं। तो यहाँ पर इसलिए हमने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट किया कि वो तो देंगे ही, और चूँकि यहाँ पर हमने अशिया को फ़रोख्त किया है उसमें कमी आई है इसलिए हमने यहाँ पर सेल क्रेडिट किया है। तो दोस्तों ये तो हुई आज की ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल हो या आप हमारे साथ कोई राय शेयर करना चाहते हैं तो इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर इसी तरह के मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप इंटरेस्टेड है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके।